स्पीकर ऑफिस से लीडर ऑफ अपोजिशन ने वो नहीं चाहते कि वज़ीर आज़म ये मीटिंग अटेंड करें, और अगर वज़ीर आज़म मीटिंग अटेंड करेंगे तो हम वॉकआउट करें। फवाद चौधरी को ये पता नहीं है कि वज़ीर आज़म इस कमेटी का मेंबर ही नहीं है। अहम इजलास था, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग इधर मौजूद थे। वज़ीर आज़म बिल्कुल उनको होना चाहिए था। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कल पार्लियामान की कौमी सलामती की कमेटी जो है उसका इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी क़यादत को अस्करी हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। 8 घंटे जारी रहने वाले इस अहम इन कैमरा इजलास में DGISI ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी, और इसके बाद जो है वो सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। आर्मी चीफ का दोनों एतराफ़ यानी हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान हैं उनसे बड़ा एक इंटरैक्टिव सेशन जो है वो रहा। इस गुफ्तगू में अमरीकी इनखला और अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर ज़्यादा गुफ्तगू जो है वो हुई। दोनों एतराफ़ के शुरका के मुताबिक मीटिंग का माहौल बड़ा खुशगवार रहा। अपोजिशन लीडर्स शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत दीगर जो जमातें हैं उनके भी पार्लिमानी लीडर्स इसमें शामिल हुए, लेकिन अगर शामिल नहीं हुए तो इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो शामिल नहीं हुए। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मुल्क को दरपेश हालात के तनाजुर में जो है ये मीटिंग रखी गई, इंतहाई अहम इजलास था, लेकिन हस्बे मामूल जो वज़ीर आज़म की अदम शिरकत है उससे बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इतना अहम इजलास तो वज़ीर आज़म शरीक क्यों नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब के मुताबिक ऐसा अपोजिशन लीडर की शर्त पर किया गया है, लेकिन नून लीग ने इसकी तरदीद कर दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी फवाद साहब की इस बात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के सियासी हालात में सब आइडियल नहीं है, लेकिन क्या कौमी सलामती अमूर पर भी ऐसा होना चाहिए, ये एक सवाल है। इस पर जो है वो हम अपने पार्टिसिपेंट से जो है वो जवाब लेंगे। साथ ही साथ इस पर भी बात होगी कि खबरें ज़राए से कुछ जुड़ी हुई जो हैं वो आ रही हैं जो सियासी नौयत की हैं इस ब्रीफिंग के हवाले से, तो उस पर भी बात करेंगे कि हो क्या रहा है। हमारे साथ हमारे इस सेगमेंट में जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अवैस तौहीद साहब हैं। तो जनरल साहब से शुरू करती हूँ। जनरल साहब, आप दोनों ने, आपने, अवैस साहब ने, दोनों ने 90s का जो दौर है, जो अमरीकी जो इनखला हुआ उसके बाद जो दौर है वो आपने देखा है। आज से अगर हम उसका मवाजना करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबको डर है, सबको खदशा है कि सिचुएशन जो है वंस अगेन हिस्ट्री इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, वही सिचुएशन दोबारा जो है वो हमें दरपेश होगी। कहा यह भी जा रहा है, एक तरफ एक क्वार्टर की तरफ से ये भी कहा जाता है कि नहीं जी चीज़ें बेहतर हैं क्योंकि हमने जैसे फेंसिंग कर ली, बाकी चीज़ें हमने अपने चीज़ें कंट्रोल कर ली, तो उस तरफ वापस गामजन नहीं होंगे। आप किस तरह देख रहे हैं, आप मवाजना कैसे करते हैं 90s का अब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन 90s में एक हुकूमत तालिबान की मौजूद थी जिसको ताकत के जरिए आके अमेरिका ने हटाया, और हम उस जंग का हिस्सा मजबूरन बने इस वजह से कि पूरी दुनिया की हमायत अमेरिका के साथ थी। यूनाइटेड नेशन ने अमेरिका को इजाज़त दी थी, नेटो को इजाज़त दी थी कि आप जाके अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करें और ओसामा बिन लादेन को पकड़ें। तो इन हालात में पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल था उस जमाने में कि वो अलग रहते, और उस वक्त ये सोच हमारे अपने कबायली इलाके के लोगों की थी, क्योंकि हम रोक रहे थे उनको, हम चाहते थे कि वो अफगानिस्तान में जाके अमेरिका के खिलाफ ना लड़ें, तो वो नैरेटिव कबूल नहीं था उनको। वो ये कहते थे कि अगर सोवियत यूनियन हमला करता है अफगानिस्तान पे तो आप कहते हैं लड़े जाके, ये जहाद है। सही। अब अगर अमेरिका आया तो आप कहते हैं जहाद नहीं, अब मत जाएं वहां पे, तो ये कैसे हो सकता है? चुनाचे वो हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। अब अगर हम फिर तालिबान के खिलाफ कोई बेसिस देते हैं या कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे हम अमेरिका के सहूलियतकार बनते हैं, तो उस सूरत में फिर हम मुर्द इल्जाम हमें ठहराया जाएगा कि आपने वही काम किया जो पहले उस जमाने में किया था, हमारे अपने लोगों ने भी उसको प्रूव नहीं किया। तो आज सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। एक तो आपके अपने अवाम के सेंटिमेंट्स हैं वो अमेरिका के खिलाफ हैं। वो ये बताते हैं कि अमेरिका जो है ये एक रिलायबल हमारा फ्रेंड नहीं है, और फिर वैसे भी जब वो खिते से निकल गया है, अफगानिस्तान से निकल गया है, तो हमें पास रह के यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत जगह लेके तो वो वहां पे क्या कर लेगा, लिहाजा उसको मत जगह दे। ये सेंटिमेंट मौजूद है, पॉपुलर है। दूसरी तरफ तालिबान ने इस चीज को रिजेक्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारा अपना तजर्बा है कि अमेरिका आपसे फायदा उठाता है, लेकिन आपके अपने जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उन पर तवज्जो नहीं देता, उसके लिए वो कोई मान ही नहीं रखते। लिहाजा ये फैसले जो कुछ भी हुए, ये मैं समझता हूं कि आज अवाम की एक तर्जुमानी के तहत हुए। राइट। और बेहतर होता कि अगर ये पार्लियामेंट में ही जाके होते
और पार्लियामेंट को बजाय इसके की सिर्फ ये सुनाया जाता, उनसे कहा जाता कि जनाब आप इसके ऊपर हमें राय दें, बहस करें और बताएं कि हम क्या रास्ता इख्तियार करें, तो फिर वो एक मुश्तरका आवाज चले जाती। बासूरत पार्लियामेंट में जाके ब्रीफिंग करना बड़ा अहम था, अच्छा था, और इससे कम अज कम आपकी सियासी लीडरशिप जो है वो ऑन बोर्ड है, उनको सब हकाइक पता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कंसेंसस डेवलप करने के लिए ये बड़ा अहम स्टेप था। अच्छा, क्विकली मैं वैसे आपके पास जाने से पहले, आप बात पॉलिटिकल लीडरशिप की कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जाके होता है, इसका इम्पैक्ट और आता। वज़ीर आज़म साहब वाज नॉट देयर, आपकी अपनी इत्तला क्या है कि क्या वाकई ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के कहने पे ये किया गया, या प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि जो एजेंडा निकला उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम ही नहीं था, उसमें वो नहीं आया, और ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरह हुआ हो। प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर पे भी नहीं गए थे। देखिए, ये इस प्रोग्राम से पहले एक और प्रोग्राम में एक न्यूट्रल साहब थे जो इस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये 100% तो ये नहीं, लेकिन इसके माफिक कोई ऐसी बात कही है ऑपोजिशन ने स्पीकर असेंबली को, ठीक है, और उन्होंने कन्वे किया इनको कि ये इस तरह ऑपोजिशन की तरफ से हमें मैसेज मिला है। तो वो एग्जैक्ट तो ये नहीं कि उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान आएंगे तो मैं ये कुछ इसके मतलब लगे लिपटे अल्फाज में कोई कहानी की गई है, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि ये नहीं जाएंगे। अच्छा, मैं जरा अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, अब पाकिस्तान के ऊपर जो स्पिल ओवर की बात की जा रही है, उसमें कुछ तो वीडियोस कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो भी शेयर कर रहे हैं कि जी ये देखें, ये पाकिस्तान का बॉर्डर रीजन है, जर्नलिस्ट हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, आपने भी यकीनन देखी होगी कि यहाँ पे तालिबान ऑलरेडी वो लगा नज़र आ रहा है, बार लगी हुई है, और इन्फिल्ट्रेट जो है वो कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसका स्पिल ओवर पाकिस्तान में जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा होगा, कंसिडरिंग कि अफगानिस्तान में जो खाना जंगी है वो एथनिक लेवल पे शुरू हो चुकी है। एक तरफ उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, दूसरी तरफ तालिबान है, पश्तून है, तो वो एक जो खाना जंगी का एक नौयत है वो मुख्तलिफ होगी, और उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आएगा। और साथ ही साथ इससे भी जोड़ा जा रहा है कि जो आपने लोगों को पुश आउट किया था, क्योंकि अब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत अगर आ रही है और साथ ही साथ खाना जंगी भी अगर होगी, तो जिन लोगों को आपने 8-10 साल पहले पुश आउट किया था, वो अब इंडिया उनको बेहतर ट्रेन करके मोर टेक सैवी, जो वो बच्चे थे कल 10 साल के 12 साल के, आज वो एज अडल्ट्स वापस आएंगे, तो हमारे लिए इट्स गोइंग टू बी मोर डेंजरस। आई लाइक टू टेक योर स्टैंड ऑन दिस। हमारे देखिए, ये जो हमारे यहाँ स्पिल ओवर जो है वो तो जाहिर बातें होगा और खतरनाक हो गए उसके कॉन्सिक्वेंसेस, और हमने पास के अंदर ये बात जो है उसका तजर्बा भी किया है, तल्ख तजर्बा रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कितना तल्ख तजर्बा होगा, कितना बड़े उसके असरात होंगे, वो डिपेंड करता है अफगानिस्तान की जो इस वक्त फ्लूइड या डाइसी सिचुएशन है कि 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसमें तालिबान का कंट्रोल है। शुमाल के अंदर माजी के बरखिलाफ जहाँ पे उज़्बेक ताजिक हैं वहाँ पे इलाकों के अंदर उनके कब्जे होना, वो और फिर ये देखना कि जो अफगान नेशनल फोर्सेस को जो खड़ा किया था अफगान नेशनल आर्मी को, वो क्या वो कोलैप्स करेगी या यूनाइट रहेगी, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है जो वहाँ की सिचुएशन जिस तरह इमर्ज हो रही है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि वहाँ पर लिसानी बुनियादों पर एक खतरा तो है कि उज़्बेक ताजिक किस तरह रिएक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक उस तरह की मज़ाहमत सामने नहीं आई। अलावा सिर्फ हमने देखा है कि अहमद शाह मसूद के बेटे जो अहमद मसूद है, जो किंग्स कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, वो अपने बाप के एक सिंबॉलिक उसको लेकर जो है वो कुछ वॉरलॉर्ड्स के साथ खड़े हुए हैं, कहीं की जगह पे कोई मलेशिया तैयार हो रही है, लेकिन एक खाना जंगी की सूरत हालत ही नहीं हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर ये मीटिंग होना मुझे लगता है कि देर में हुई है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त तो अमेरिका निकल रहा है। देखिए, इसके अंदर जो मुख्तलिफ बात हमारी है मेरे लिए वो ये कि पहले हमारे रीजन के अंदर अमेरिका आया है, इस दफा हमारे रीजन से अमेरिका निकल रहा है। इसको पीस एग्रीमेंट कहने के बजाय एग्जिट एग्रीमेंट अगर कहें अमेरिका का तालिबान के साथ तो वो मुनासिब रहेगा। और उन 42 कंट्रीज जो यहाँ पर 20 साल तक जिन्होंने 2.8 ट्रिलियन यहाँ पे खर्च किया, उनका एक सोशल ऑडिट हो, एक मॉरल ऑडिट हो, एक मिलिट्री ऑडिट हो कि आपने किया क्या है। ये जो सारा ब्लेम गेम रीजनल फोर्सेस पे डाल रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान पे, ये ओनर्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाई इट शुड लाई ऑन पाकिस्तान। देयर इज नो doubt about it that we have made mistakes in the past
and we do accept such mistakes. ہمارا وائز طریقہ یہ ہوگا جو کل میٹنگ کے اندر بہت پازیٹیو ہوا ہے کہ ہم ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے اور ہم اس میں نیوٹرل رہنے کی کوشش کریں گے. نیوٹرل کا جو ورڈ ہے میرے لیے یہ کافی معنی رکھتا ہے کہ نیوٹرل کیا اس وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ سچویشن ایمرج ہوگی افغانستان میں, وہاں پر جو اینٹائی پاکستان فورسز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں گی, وہاں پہ تحریک طالبان جس کا آپ نے ذکر کیا ہے انہوں نے نورستان کے اندر شیلٹر لیے ہوئے ہیں, بلوچ انسرجنٹ جنہوں نے پناہ گاہیں لی ہوئی ہے. ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ بلوچ انسرجنٹ کے لیڈر بھی کابل کے اندر موجود ہیں جس طرح پہلے یہاں پر تھے. تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا, این ڈی ایس را کا کیا ہوگا, خود کابل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا, تو اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کتنا نیوٹرل رہیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری عسکری قیادت جو ہے جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب نے کل اس بات کو دہرایا ہے کہ جی ہم پاسٹ کی کوئی ایسی مسٹیک نہیں دہرائیں گے. اٹ از اے ویری پازیٹیو سائن. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان دا کمنگ ڈیز ڈپلومیٹک جو آپ کی ٹائٹ روپ ہے وہ آپ کے سامنے رہے گی کہ آپ بیجنگ اور واشنگٹن کے اندر کس طریقے سے بیلنس کریں گے. نہ آپ امریکہ کو ناراض کر سکتے ہیں, نہ آپ اپنے ٹرسٹڈ الائی اور جو اکنامک جس پہ ہمارے اسٹیکس اتنے ہائی ہیں بیجنگ کے ساتھ وہ بھی ہم لیٹ گو نہیں کر سکتے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹرکی سچویشن. اٹس گوئنگ ٹو بی ٹرکی. بیلنسنگ ایکٹ ہوگا. سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے, یہ ہماری اس دیش کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. اور سب سے بڑا سوال یہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک اور ڈیسیجن لینا ہے. جو کنٹینشیس جو ٹاپک ہوگا وہ دو ٹاپکس ہوں گے میرے نظر میں آنے والے دنوں میں. ایک ہوگا کہ کیا طالبان اگر بائی فورس کابل پر اگر حکومت کر لیتے ہیں تو کیا ہم اسے ایکسپٹ کریں گے ماضی کی طرح, وہ ایک کنٹینشیس ٹاپک. دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ جو ریفیوجیز کا معاملہ ہے کیا ہم ماضی کی طرح 2.53 ملین ریفیوجیز کو ہوسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. میں نہیں سمجھتا. ان کے لیے ایک رائے موجود ہے ذمہ دار حلقوں میں, اور وہ رائے یہ ہے کہ ایکسٹرنل ڈسپلیس پرسن ان کو ڈکلیئر کیا جائے. لیکن وہ بھی فائنل ڈیسیژن میری اطلاع کے مطابق وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے, اور پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل فورسز ہم نے ماضی کے تجربات کے حوالے سے دیکھا ہے کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے اس پہ, چاہے وہ بلوچ قوم پرست جماعتیں ہوں, چاہے وہ پشتون قوم جماعتیں ہوں, چاہے وہ سندھی قوم پرست جماعتیں ہوں. تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی بالکل ایبسلیوٹلی. اچھا میں ذرا ویسا جنرل صاحب کی طرف چلتی ہوں. جنرل صاحب دو تین چیزیں, ایک تو اویس صاحب نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ بھی ایک جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ کل کی میٹنگ میں بھی یہ پوائنٹس جو ہیں یہ آئے ہیں کہ کیا ہمارا ریئیکشن ہوگا, اور عسکری قیادت نے سیاسی قیادت سے پوچھا کہ جی ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے. اینڈ دین آف کورس اسپل اوور ان ٹرمز آف ریفیوجیز. ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ بہت زیادہ خدشہ ہے اور آپ نے یقیناً ویڈیو دیکھی ہوگی جو سرکولیٹ کر رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر سے انفلٹریشن شروع ہو گئی ہے نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان. آپ کی انفارمیشن انالیسز دونوں کو ملا کر کیا وہ جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے وہ صحیح ہے؟ ایک تو پہلے اس کا جواب دے دیجیے پھر آگے چلتی ہوں. دیکھیں جہاں تک انفلٹریشن کا تعلق ہے یہاں وہ انفلٹریشن تو نہیں ہے ابھی, کیونکہ یہ علاقے جو ہیں ان کو بہت اچھی طرح کور کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فینسنگ کی گئی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات جو ہمارے ریکگنائز کراسنگ پوائنٹس ہیں وہاں سے بعض لوگ نکل آتے ہیں. کبھی کو پیسے دے کے نکل آیا یا کوئی رش نکلا تو اس میں کوئی چلا گیا اکا دکا, اس کی وجہ سے کوئی ٹیررزم تھوڑا بہت بڑا بھی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ آ گئے تھے جب یہ ہمارے ریفیوجیز جو نارتھ وزیرستان سے گئے تھے جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ اسی طرح ان کی آپ کہہ لیجئے کہ ان کے ساتھ چھپ کے وہ بھی نکل آئے. تو یہ ایک ایفیکٹ ہے. اور یہ ریفیوجیز لیکن یہ جو ویڈیو ہے آپ نے دیکھی ہوگی وہ بار کے ساتھ جہاں بارڈر فینسنگ ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ باقاعدہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس کو ایسے جو ہے وہ اسپریڈ کیا جا رہا ہے کہ تاجکستان کے بعد اب جو بارڈر ایریا ہے وہ پاکستان تک بھی پہنچ گئے, پاکستان کے بارڈر ایریاز تک بھی پہنچ گئے. اس کانٹیکس میں پوچھا جا رہا ہے بیکاز بڑی تشویش پائی جا رہی ہے کہ کیا پھر سے ہمیں جو ہے وہ جو ہم نے پچھلے 15 سال پہلے بھگتا ہے دوبارہ بھگتنا پڑے گا. دیکھیں وہ تو نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ آئے گا. لیکن اس کے ایک اور جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان ہیں انہوں نے بھی پچھلے دور سے بہت کچھ سیکھا ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ میں آ کے جب وہ کابل کو انویسٹ کر لیں گے, کابل کے
पास होंगे तो ये भी उनको अंदाजा है कि काबुल जो है उसमें घुसने से पहले उनको बड़ा खून खराबा होगा वहां पे। उन्होंने एक फोर्ट्रेस तैयार की, लिहाजा वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके तो ये जो स्टेक होल्डर सारे हैं इनको इनवाइट करेंगे कि आए बात कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि तालिबान अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये फायदा उठाना चाहते हैं कि उनके मुतालबात ज्यादा से ज्यादा माने जाएं। ये उनको अंदाजा है कि अगर वो खुद हुकूमत अकेले बनाएंगे तो इंटरनेशनली उस हुकूमत को मुश्किल है कि कोई रिकग्नाइज करे, उनकी रिकग्निशन नहीं होने लगी। चुनाचे वो अब आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते। उन्होंने ये जो दौर देखा है वो बड़े करीब में है, रशिया के भी, चाइना के, ईरान, टर्की, पाकिस्तान, तो इस दफा सब जगह फिरते हैं उनके लीडर। अच्छा जनरल साहब, क्विकली अगर ये मुझे बता दीजिए, जो ये बातें निकल रही हैं, आपने जो बात अभी की है कि जी तालिबान ने बहुत सीखा है, एक तो इंडियन लीनिंग की जो बात है ये भी उससे जोड़ूंगी कि ये कहा जा रहा है कि माजी में तालिबान का जो इंडिया के साथ रवैया था या जो आपसी रिलेशनशिप थी, ये कहा जा रहा है इस दफ़ा डिफरेंट होगी, कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी लेंस से नहीं देखेंगे। एक ये, दूसरा जो ये मीटिंग से जोड़ा जा रहा है, मीटिंग के अंदर से जो चीज़ें निकली हैं, किशोर का कुछ आके जो है बाहर अगेन जराए कि उसमें बात कर रहे हैं कि ये अंदर मीटिंग में बताया गया कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान अंदर से एक ही हैं। अगर इस पर बता दीजिए ज़रा। जी ये एक ही हैं इस तरह कि तालिबान जो ये पाकिस्तानी तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद थे जी, और अफगान तालिबान ने कभी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया। इसी तरह जो पाकिस्तानी तालिबान है उन्होंने कभी अफगान तालिबान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यानी दूसरे लफ्जों में अफगानिस्तान भी रख के वहां बैठा हुआ है टीटीपी को, लेकिन उनसे ये फायदा नहीं उठा सका कि टीटीपी जाके उनकी जंग अफगान तालिबान के साथ लड़े। तो ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते, कोई थोड़ा बहुत अंदर से को फैसिलिटेट कर दे, लेकिन जनरली इनकी जो अपनी लीडरशिप है वो अपने आप को थोड़ा अलग रखती है, लेकिन ये एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त करते हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाते जिनसे कि ये आपस में इनकी जंग शुरू हो जाए। तो उस लिहाज से हमें इनका वो फायदा नहीं है कि अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को वहां से मार के निकालेंगे, ये नहीं होगा, हमें खुद ही करना होगा, वो हमें खुद करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं जरा वैसे साहब का भी हमारा इशू रहेगा, वैसे साहब से इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर मुझे सेगमेंट क्लोज करना है। वैसे साहब, इस दफ़ा ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिसर्जेंस जो होगी और ऑलरेडी जो धमाके हो रहे हैं, जिस तरह पिछले कुछ महीनों में जो फ़ौज में भी जो शहादतें हुई हैं उनको जोड़ा जा रहा है, कहा जा रहा है रिसर्जेंस इस दफ़ा ज़्यादा जो है वो बुरी हो सकती है। एंड अगेन मैं वही बात करूंगी कि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, कुछ सिक्योरिटी हुकाम से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी जो 10 साल का बच्चा यहाँ से गया था, इसको हमने 10 साल पहले निकाला था, इंडिया ने उसको बहुत ट्रेन करके अफगानिस्तान में वापस भेजा है। तो रिसर्जेंस से आप किस तरह देख रहे हैं जो होगी? देखिए, हमारे खतरात तो हैं और इस वक्त अटैक्स हम बलूचिस्तान के अंदर देख रहे हैं, उसके ताने बाने भी अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल से मिलते हैं। और अफगानिस्तान में जो हमारी आपकी पहली बात हो रही थी कि वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और वो एलिमेंट्स भी मौजूद हैं जिनका एनडीएस और रॉ के नेटवर्क के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुक है, और बलोच इंसर्जेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। और कुछ बलोच इंसर्जेंट जो ईरान की तरफ से बॉर्डर पार वहाँ पे थे, वो हमारी तला ये है कि ईरान के सिक्योरिटी हुकाम और उनके आला हुकाम के साथ एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, और 959 स्क्वायर किलोमीटर का जो बॉर्डर है ईरान के साथ, उस पर फेंसिंग भी ईरान के साथ कंसेंसस के साथ हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। लेकिन जो हम इस वक्त बलूचिस्तान में देख रहे हैं टेरर अटैक्स, उनके ताने बाने वहीं से मिलते हैं। कुछ बात हम और आप इस स्क्रीन पे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, आने वाले दिनों के अंदर करेंगे और नहीं कर सकते इस वजह से कि ये मामलात इतने नाजुक इस वक्त हैं कि हम जब ये कह रहे, दावा कर रहे हैं कि 90% हमने फेंसिंग इन इल्जामात से बचने के लिए की है जो माजी में अमेरिका या अफगानिस्तान में लगाता था, या जो हमने 90 की दिहाई में गलतियां की थी तालिबान को सपोर्ट करके, तो यहाँ से जिहादी एलिमेंट जो है वो अफगानिस्तान जा रहे थे, और ये कोई ढकी छिपी बात तो नहीं है। बिल्कुल, तो हमने सजा भी भुगती और हमारे माशरे के अंदर वो सारे एलिमेंट्स मौजूद थे और उनसे हमने नुकसान भी उठाया। अब अंदाजा लगाइए मारिया के अगर 70,000 जानों के बाद भी और $140 बिलियन की माशी नुकसान के बाद भी अगर हमने नहीं सीखा और हमारे माशरे में नहीं सीखा और हमारे लीडर्स ने नहीं सीखा, तो उसके बाद मेरा आपका गिला किससे बनता है? किससे बनता है कि हम और आप सीना को भी करते हुए चौक पे निकल आए
कि भाई इंतहा पसंदी से हमें रोक लें। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर न सिर्फ बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर, न सिर्फ नॉर्थ वेस्ट के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो खतरात मौजूद हैं, और उस खतरात से बचने के लिए मैं समझता हूँ कि जो रिफ्यूजीज का इन्फ्लक्स है उसको क्या हम ईरान की तरह जो उन्होंने माजी में किया था कि बिल्कुल वेरी वैलिड कंसर्न, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैसे साहब। अनफॉर्चुनेटली मुझे सेगमेंट जो है ये क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन जो ये दो बातें हैं वैसे साहब ने उठाई हैं ये हम अपने अगले सेगमेंट में शायद खाकान अब्बासी साहब से करेंगे। इस मीटिंग में शामिल थे कि क्या बात हुई और क्या तजावीज़ जो हैं वो उनकी तरफ से गई। तो लेकिन उससे पहले हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है ज्वाइन कर लिया है। कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। कुरैशी साहब, अब जो ये बात हो रही है कि हम किस तरह जो है अगर काबुल पे तालिबान काबिज हो जाते हैं तो सियासी लीडरशिप किस तरह इसको जो है वो डील करना चाहती है, क्या हमारा क्या रद्द अमल होना चाहिए? देखिए, हमारा मौके बड़ा वाज़ेह है। हम वहाँ जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सियासी हल तलाश किया जाए। हम कह चुके हैं हमारा कोई फेवरेट नहीं है, हम किसी की पुष्पनाई नहीं करेंगे। हम ये तवक्को करते हैं कि तालिबान और अफगान हुकूमत मिल बैठकर एक सियासी रास्ता तलाश करें जो दोनों की और अफगानिस्तान के अवाम की जरूरत है। अगर ऐसा नहीं करेंगे वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान 90 की दहाई में दोबारा खिंच के चला जाए। अच्छा, लेकिन कुरैशी साहब, लेट्स सपोज कि जो जिस तरह अभी क्योंकि आ रहा है कि तालिबान 100 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, ये बात कही जा रही है कि अगर काबिज हो जाते हैं तो हमारा माजी में तो हमने उनको रिकग्नाइज किया, क्या हम दोबारा उनको रिकग्नाइज करेंगे? इस वक्त हमारी सियासी क़यादत क्या सोच रही है इस हवाले से? ये मफरूज़े हैं, हम मफरूज़ों पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। As the situation evolves, हम सिचुएशन को गेज भी कर रहे हैं, हम सिचुएशन से लाताल्लुक नहीं है, ना रह सकते हैं, लेकिन हम उस के बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन वक्त आने पर अपना फैसला करेंगे। अभी कुछ कहना कबलज वक्त है, हम बहुत सी चीजों को प्रिज्यूम कर रहे हैं। अच्छा कुरैशी साहब, एक और जो अभी हम अपने मेहमानों से बात कर रहे थे, जो स्पिल ओवर की बात आ रही थी, उसमें रेफ्यूजी क्राइसिस की भी बात हो रही है। उसका क्योंकि माजी में हमने देखा, हमने ईरान की तरह उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया और फिर कोने कोने में पाकिस्तान के वो फैल गए और अब उनको रिकग्नाइज करना बहुत मुश्किल है। इसको किस तरह कंट्रोल करेंगे? ये अगर आता है तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, माजी से हमें सीखना है और हम ने बैठ के डिस्कस भी किया है कि जो माजी में हमसे गलतियां हुई हमें उनको हरगिज नहीं दोहराना चाहिए। हमें बेटर मैनेजमेंट की तरफ सोचना है। खुदा ना खास्ता अगर एक नया इन्फ्लक्स आता है, हमने उस इन्फ्लक्स को कैसे मैनेज करना है। देखिए, हमने 2-3 चीजें की है। नंबर 1, हमने बाड़ लगाई है और उससे जो पहले फ्री फ्लो था अब वो उस अंदाज का नहीं है, ठीक है। उसमें एक बेटर मैनेजमेंट का आंसर आ गया है, नंबर 1। नंबर 2, पहले वहाँ वो तैनाती नहीं थी ट्रूप्स की, अब हम वहाँ ट्रूप्स भी, रेगुलर ट्रूप्स भी वहाँ लगा रहे हैं, वो भी एक चेक होगा। नंबर 3, हम उनके साथ निगोशिएट भी कर रहे हैं, हम उनसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं कि मामलात को बेहतर किया जा सके। और चौथा, हम ये भी नहीं देख सकते कि खुदा ना खास्ता अब हम उनको पूरे मुल्क में इजाजत दे दें कि वो दनदनाते फिरें। हमें देखना होगा कि हमने अगर वो खुदा ना खास्ता जरूरत आती है और वो आते हैं तो फिर हमने उनको मैनेज कैसे करना है, हमने उनको टाइम कैसे करना है और हमने बॉर्डर के करीब तर हमने कैसे उनको रखना है। अच्छा सर, एक चीज़ अब क्योंकि जिस तरह जो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहा जा रहा है अगेन एक बड़ा क्रूशल जंक्चर है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पाकिस्तान के लिए जो है वो बन सकता है। ऐसे में फिर से बात इसको जोड़ी जा रही है कि इस टाइम पे जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अदम गुज़श्ता रोज़ जो कल मीटिंग हुई उसमें जो अदम मौजूदगी थी, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी ऑपोजिशन की तरफ से ये डिमांड आई। इज दैट ट्रू सर? ये ऑपोजिशन की तरफ से डिमांड आई कि ना प्राइम मिनिस्टर साहब शिरकत करें इसमें? देखिए, कल ये कहा गया, स्पीकर साहब ने कहा, मेरे इल्म में नहीं है, स्पीकर साहब से एक दिन ने राब्ता किया, वो बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये इस किस्म के उनको एक मुतालबा आया था, तो फिर इन गुड फेथ। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था, हम ऑब्जेक्टिव को देखिए। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम
हम चाहते थे, मैंने दफ्तर खारजा में एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मैंने पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को दावत दी थी। उसमें पीपल्स पार्टी के मतलब बिलावल और शहबाज शरीफ के अलावा सीनियर लोग आए थे। उसमें एहसन इकबाल भी थे, उसमें आसाद साहब भी थे, अपना उसमें शेरी रहमान भी थी, उस पर रजा रब्बानी साहब भी थे। ठीक है, उनको मैंने ब्रीफ किया था। उस मीटिंग में एक बात निकली कि कितना अच्छा हो कि माजी की तरह हमारी जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ से भी हमें एक ब्रीफिंग मिल जाए। तो हुकूमत ने उसका एहतराम करते हुए, जरूरत महसूस करते हुए ऐसा किया और कल 8 घंटे की एक तवील नशिस्त हुई। 3 मुद्दे थे, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर की सूरत हाल और इंटरनल सिक्योरिटी। सिर्फ अफगानिस्तान पर 8 घंटे सबका नुक्ता नजर सुना गया और उसके बाद जो उनके सवालात थे, उनके खदशात थे, उनको सुना भी गया और उनको एड्रेस भी किया गया, उनका जवाब भी दिया गया। और आपने देखा कि बिलुमूम लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। अब हम ये हमारा इरादा ये था कि इवॉल्विंग सिचुएशन को सामने रखते हुए हम एक नेशनल स्ट्रैटेजी को मरतब करने के लिए ऑपोजिशन का इनपुट भी ले और अगर उनके पास सोल्यूशंस है, कुछ ठोस या वीक है, तो उनसे हम मुस्तफीद हों। ठीक है, इस नियत से हमने किया। प्राइम मिनिस्टर साहब को तो ब्रीफ हो चुके थे, उनको तो गाय बगाए ब्रीफिंग होती रहती है। मकसद ये था कि दीगर हजरात को जो पहले उन ब्रीफिंग से मुस्तफीद नहीं थे, उन्हें एतमाद में लिया जाए और उनकी आरा हासिल की जाए। ठीक, शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो हमारे साथ शायद काकान अब्बासी साहब मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि अपोजिशन इस सिचुएशन को कैसे देख रही है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद काकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल मीटिंग में भी मौजूद थे। अब्बासी साहब, प्राइम मिनिस्टर को और पीटीआई की जो क़यादत है, आप कहते हैं हम इनको ट्रस्ट नहीं करते। कल आर्मी चीफ ने, DGISI ने आपको जो है वो ब्रीफिंग दी, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं विद द ब्रीफिंग एंड स्पेशली जो वीज़ावी कश्मीर वाला जो इशू है, जो कहा जाता था बेच दिया है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, क्या उससे कुछ, उस हवाले से कुछ आपकी सेटिस्फैक्शन हुई? देखिए, हमें प्राइम मिनिस्टर से या उनकी कैबिनेट से कोई मसला नहीं है। अगर वो सच बोलना शुरू कर दें, उनकी तो हर बात झूठी साबित होती है। हर बात जो करते हैं बाद में उससे मुड़ के वापस आ जाते हैं। मैं आपको कितनी मिसालें दूं कि कितना झूठ यहाँ का वज़ीर आज़म और उसके वजीर बोलते हैं, तो उन पर आदमी क्या ट्रस्ट करेगा। अब मैं इन बातों में जाना नहीं चाहता कश्मीर में क्या हुआ नहीं हुआ। कल ब्रीफिंग दी गई हकाइक पर, वो फैसलों की ब्रीफिंग नहीं थी, वो हकाइक भी थी कि ये जो 3 बड़े इशू हैं, अफ़गानिस्तान का है, इंडिया कश्मीर है और हमारी जो इंटरनल और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में एक इदारे ने या 2 इदारों ने ब्रीफिंग दी कि हमारी ये हकाइक है और ये हमारी सोच है। वो कोई पॉलिसी की ब्रीफिंग नहीं थी कि ये पॉलिसी बन गई है, इसको रेटिफाई कर दें। ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने आकर ये रखा है, ये हकायक है, अब आप बताएं आप क्या समझते हैं, क्या फैसले होने चाहिए। ये फॉर्मेट था इस मीटिंग का। और यकीनन कोई भी शख्स या कोई जमात भी एक ब्रीफिंग सुनकर किसी मसले पर फैसला नहीं दे सकती, अपनी राय, हतमी राय नहीं दे सकती। तो वहाँ पर यही बात हुई कि हम ने सुन ली है बात। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी जमात के अंदर मशवरा करेंगे, हम और लोगों से मशवरा करेंगे। हम चाहते हैं कि पार्लियामान में आकर एक जॉइंट सिटिंग हो। ये मुल्क के मसाइल हैं, ये एक जमात के नहीं है। जमातें आती जाती रहती हैं आज तो जॉइंट सिटिंग में बैठकर एक मुश्तरका मुल्क की पॉलिसी बन जाए जो मुस्तकिल रहे। हुकूमतें आए जाएं, क्योंकि माजी में जो पॉलिसीज बनी हैं और उसका वहाँ पर एतराफ़ भी किया गया, वो नाकाम रही हैं। अच्छा सर, अड्डे देने के हवाले से जो एक बहुत ज़्यादा कयासराइयाँ भी हो रही थी, उस पर बातें भी हो रही थी, क्या उस हवाले से कुछ क्लैरिटी आई? अड्डे देने के मामले पे मुझे मुकम्मल क्लैरिटी थी, कल मजीद आ गई है। ना अड्डे किसी ने मांगे हैं, जब मांगे नहीं है तो आप दें या ना दें को फ़र्क नहीं पड़ता। ना कोई मांगता, ना
मांग सका है ना मांगेगा। ये हमारी बदकिस्मती है कि जब भी इस मुल्क में अड्डे दिए गए वो आमरीत में दिए गए। अच्छा, किसी जमहूरी हुकूमत में अड्डे नहीं दिए गए क्योंकि दिए नहीं जा सकते। लेकिन जो CIA चीफ का जो विजिट था उसके बाद जब वो पता चल गया, उसके बाद ये इसको इससे जोड़ा जा रहा था कि एक विजिट जो है ये इसी तनाजुर में हुआ, फिर वेस्टर्न मीडिया जो लिखता रहा सारा, फाइनेंशियल टाइम्स में तरीन साहब को जो है वो कोट किया गया, उसका कोई रिट्रैक्शन नहीं हुई। लॉयड ऑस्टिन साहब का जो चल रहा है जो सारी सिचुएशन है, तो उसको सबको जोड़ते हुए कहा जाता है जी मांगी तो जा रही थी, पाकिस्तान सोच रहा था देने कि नहीं देने। नहीं, देखिए यही ज़रूरी था ना कि हमें जो पार्लियामान के मेंबर हैं जो इस मुल्क में सियासतदान हैं या सियासत करने की कोशिश करते हैं, उनको खबर मिलती है फॉरेन मीडिया से। वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, वाशिंगटन पोस्ट हो गया, दीगर BBC, CNN। तो ये बेहतर है कि हमारी हुकूमत के इदारों ने खुद आकर बताया है जनाब ये हकायक है। नहीं हो रहा ये तो नहीं, हाँ, कभी मांगा ही नहीं, मांगा नहीं। अच्छा सर, जो अब बहुत ज़्यादा वहाँ पर ये भी बताया गया कि 2012 में, जिसका मुझे याद नहीं था लेकिन ये हकीकत है, एक शायद जॉइंट सिटिंग हुई थी या कोई कमेटी थी, उसका एक पूरा एक ड्राफ्ट, एक रेजोल्यूशन था जो पास हुआ था, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि पाकिस्तान किसी को अड्डे नहीं देगा। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा जिस पे एक तशवीश भी पाई जा रही है इस वक्त जो अफ़गान तालिबान के हवाले से कि जी अगर कल वो काबुल को टेक ओवर कर लेते हैं तो हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। ये जो डिस्कशन इसमें हुई, आप क्या समझते हैं इसमें क्या होना चाहिए, अपोजिशन क्या सोचती है इस पर? देखिए, अपोजिशन कल हकायक रखे गए हैं, उनकी रोशनी में अपोजिशन या हर जमात अपना मौक़िफ़ बनाएगी, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं और पर इत्तेफाक है कि अफ़गानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, खुद मुख्तार मुल्क है। दूसरी बात यह है कि हमें वहाँ पर फरीक बनने का हक हासिल नहीं है। जब भी फरीक बनने की कोशिश हुई है नुकसान हुआ है। तो हम अगर हम चाहते हैं कि अफ़गान जो हैं अपने मामलात का फ़ैसला खुद करें, वो उसमें अगर हमारा कोई रोल है या हो सकता है तो हम वहाँ के फरीकैन को इकट्ठा होने में मदद करें। फरीक बनकर जब आप फरीक बनेंगे तो आप मदद नहीं कर सकेंगे। आज अफ़गानिस्तान की ज़रूरत ये है, क्योंकि ये बात याद रखें कि अफ़गानिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वहाँ पर पॉलिटिशियंस नहीं है, वहाँ पर एक निज़ाम है, बहुत सी एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, जिरगे होते हैं, आपस में एक ट्रस्ट कायम होता है और वो ट्रस्ट अक्सर जंग के बाद होता है। वो जो ट्रस्ट डेवलप होता है या जिरगा होता है या जो फैसला होता है वो एक जंग के बाद। लेकिन अगर अफगानिस्तान पे तालिबान काबुल पे काबिज हो जाते हैं जैसे माजी में हुए थे, आपका क्या ख्याल है कि क्या उस पर रिएक्शन क्या होना चाहिए? शुड वी रिकॉग्नाइज देम? देखिए, क्या तालिबान अफगान अवाम की मर्जी के बगैर काबिज हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल ये मुमकिन नहीं है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस पर कोई शख्स या कोई ग्रोह काबिज हो बंदूक के ताकत से, बगैर अवाम की मर्जी से। So basically अगर अवाम की उमंगों के मुताबिक तो हमें से आए हैं, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी, तो अगर वो खाना जंगी इसके नतीजे में भी आए हैं, हमें एक डायलॉग उनके साथ करना पड़ेगा। लेकिन फिर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जी, उस डायलॉग बिल्कुल एक्सेप्ट करना। आपके पास चॉइस नहीं है, वो खुद मुख्तार मुल्क है। अगर उस मुल्क के लोगों ने फैसला कर दिया तो फिर आप कौन है इसमें? तो फिर आप उसमें फरीक नहीं बन सकते। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई साहब, कुछ चीज़ें जो मीटिंग में से निकल रही हैं उस हवाले से पूछना चाहूँगी आपसे। जो लीनिंग है अफ़गान तालिबान की इंडिया की तरफ, उस हवाले से कोई बातचीत हुई? देखिए, हर इशू पर बात हुई है, ये मौजू नहीं होगा। वो कोई टॉप सीक्रेट ब्रीफिंग नहीं थी, मैं इसको सीक्रेट भी नहीं समझता, लेकिन वहाँ बात एतमाद में हुई है। लेकिन ये जो ब्रीफिंग भी दी गई वो भी एतमाद में थी, जो कमेंट्स दिए गए वो भी एतमाद में थे, इसलिए उसकी बात बाहर करना मुनासिब नहीं है। लेकिन क्या इशू तशवीश है, चलें इतना बता दें, तशवीश है जो अभी मीटिंग हुई है।
नहीं, ऐसी कोई तशवीश नहीं है। देखिए, तालिबान 2001 से पहले भी थे, 20 साल उन्होंने जंग लड़ी है अमेरिका के खिलाफ, और अब वो एक ही ऑर्गेनाइज्ड ताकत हैं अफगानिस्तान में। उनको बहुत से और डिफरेंट ग्रुप्स रेजिस्टेंस आ रही और मिलेगी, क्योंकि ये एक इक़्तिदार की जंग भी अब बन जाएगी। पहले ये एक लिबरेशन की जंग थी, तो उसमें यकीनन हिंदुस्तान अपना इन्फ्लुएंस कायम करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि लेकिन जिस तरह इंडियन मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा कि जी वो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के लेंस से नहीं देखेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बातें हो रही हैं। ये देखिए, ये मुमकिन नहीं है। इंडिया का क्या ताल्लुक है वहाँ पे? इंडिया ने क्या किया है अफगानिस्तान के लिए? कितने रेफ्यूजीज इंडिया ने लिए हैं? हमने करोड़ों की तादाद में रेफ्यूजीज अशरों तक यहाँ पर हमने तो भुगता है ना, नहीं भुगता नहीं है, और हमने उनको अपने दिल में, अपने घर में जगह दी है। आज भी मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि 30 लाख से ऊपर अफगान जो है पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, कारोबार करते हैं, बराबर के शहरी बन गए, और अभी कहा जा रहा है 25 लाख का इन्फ्लक्स फिर हो सकता है। वो इन्फ्लक्स जो है उसको आपको दुनिया को मैनेज करना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं है कि पहले रूस आया, वो चला गया रेफ्यूजीज पाकिस्तान में, फिर अमेरिकन आए हैं, 20 साल वो गुजार के जा रहे हैं, पूरी ISAF थी, UN का कवर था, नेटो की मिलिट्री थी, अब भुगतेगा पाकिस्तान। ये मुमकिन नहीं है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि ये इशू आप लोगों ने क्रिएट किया है, आप लोग यहाँ पर आए थे किस मकसद के लिए, वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। हाँ। तो अब आप जा रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान इसको भुगते। अब आए, उनको जो भी यहाँ हालात पैदा होते हैं, सिविल वॉर होती है, जो उसकी फॉल आउट होता है, उसको आए सब मिलकर मैनेज करेंगे। लेकिन जिस तरह सिचुएशन जा रही है, जिस तरह हमारे पे मलबा जो है वो गिराया जा रहा है कि जी भुगते हैं आप, डेडलाइन आपने सेट कर दी, हमें कहा गया जी ब्रिंग देम टू द नेगोशिएटिंग टेबल एंड से, तो उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू लिसन टू अस? हमारे पे तो द वर्ल्ड विल हैव टू लिसन टू यू। व्हाट डू वी नीड टू डू फॉर दैट? देखिए, हमारे लिए आसान काम है, हम भी खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम बॉर्डर बंद कर सकते हैं, दुनिया के ममालिक करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं करेंगे। हम ये ना करेंगे, ना करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। यहाँ पर सदियों के रिश्ते हैं, हम रिश्तों को इग्नोर नहीं कर सकते। जब कोई क्राइसिस आया ह्यूमैनिटेरियन, तो पाकिस्तान उसके अंदर बहुत सारे टेररिस्ट भी आ जाते हैं, बहुत सारे इस तरह के जो है। जी, तो फिर दुनिया के टेररिस्ट आपने पैदा कर दिए। दुनिया को आज एंगेज करने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। हम अपना दिल भी वसी कर लेंगे, अपनी जगह भी दे देंगे, अपने पैसे भी दे देंगे, वसाइल भी दे देंगे, क्योंकि ये हम पे लाजिम है। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। हम यूरोप के वो मुल्कों की तरह नहीं है जिन्होंने अपने बॉर्डर रेफ्यूजीज पे बंद कर दिए थे, चंद हजार रेफ्यूजीज। फिर जिस वक्त आपके ऊपर ये आएगा, धमाका हुआ, पाकिस्तान से हुआ, ताने बाने पाकिस्तान से मिलते थे, फिर ये कोई नहीं देखेगा कि अफगानी था पीछे से कोई या पाकिस्तानी था, तो फिर हम उसके लिए रेडी हो जाए। जी बिल्कुल, ये उनको बता दें कि आप $1 अरब हफ्ते का इस मुल्क में खर्च कर रहे थे। $1 अरब का हफ्ते का आपने 20 साल खर्च किया है, तो आज 1 अरब नहीं, हमें $100 मिलियन हफ्ते का रेफ्यूजीज के लिए दे दें जो आएंगे। देखिए, ये होगा, ये नजर आ रहा है पूरी दुनिया को। ऑन दैट नोट, शायद खान अब्बासी साहब, मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, लेकिन अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत तशवीश इसमें पाई जाती है कि जो हमारे पास जो इन्फ्लक्स आएगा रेफ्यूजीज़ का, उसको किस तरह मैनेज करना है। तो दुनिया को, क्योंकि आगे अगर इनके अंडर द गार्ब ऑफ रेफ्यूजीज़ अगर टेररिस्ट अनासर भी आते हैं तो आप पे उंगलियाँ उठेंगी। अभी से हमें उसके लिए कुछ करना शुरू करना चाहिए। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।